और आपने इस टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा है। हम स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक पूरा कोर्स करने जा रहे हैं जिसमें बेसिक टू एडवांस हर चीज़ देखेंगे। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को अभी तक अगर आप सीरियसली नहीं कर रहे तो ये बेस्ट टाइम है। एक स्किल है, लाइफ स्किल है जो आपको आनी चाहिए। तो स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है? स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग को समझने के लिए हम समझते हैं कि मार्केट कैसे मूव करता है। मार्केट हमेशा एक तरफ मूव नहीं करता है, या तो वो सीधे ऊपर या नीचे नहीं जाता है, वो हमेशा वेव से मूव करता है। हमेशा ऊपर के बाद नीचे और नीचे के बाद वो ऊपर कंटिन्यूसली होते ही रहता है। अब कभी भी जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, उसी को हम एक स्विंग कहते हैं और उसी स्विंग को हमें कैप्चर करना होता है इस ट्रेडिंग के अंदर। वो भले ही कुछ दिनों का हो, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये चीज़ हम बाद में समझेंगे कि वो किस टाइम फ्रेम में करना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग बेस्ट किसके लिए होती है। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों के लिए ये बेस्ट होती है जिनके पास मार्केट आवर्स में टाइम नहीं होता है, वो वर्किंग प्रोफेशनल है या वो उस टाइम टाइम नहीं दे सकते, लेकिन वो मार्केट के बारे में सीरियस है और वीकेंड्स पे या दिन के एंड में कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर डिवोट कर सकते हैं। और ये डिवोशन के बदले वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करना चाहते हैं रेदर देन जो इन्वेस्टर होते हैं उनके मुकाबले। तो अब आ जाते हैं हम टाइम फ्रेम के अंदर कि आपको मंथली बेसिस पे ट्राई करना है, वीकली, या आपको 15 मिनट के चार्ट में करना है, किस टाइप में कितने ड्यूरेशन के लिए आपको होल्ड करना है स्टॉक, या क्या करना है, कैसे कैसे उसको बाय करना है, सेल करना है, वो हम आगे समझते जाएंगे आगे के जब जैसे जैसे वीडियो आती जाएगी। पर लेकिन हमें पहले ये समझना होगा कि हम एक्चुअल में जब हम शुरू करेंगे तो हम किसी भी एक टाइम फ्रेम को लेके वर्क करेंगे। अब मैं वीकली और डेली चार्ट्स को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर आप डेली या वीकली चार्ट्स को देख रहे हैं तो आप कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक के लिए एक स्टॉक को होल्ड करें। उससे ये रहता है कि अगर आप कुछ वर्क कर रहे हैं और अगर आप एकदम एग्जैक्ट टाइम पे खरीद या बेच भी नहीं पाए तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं आता आपकी ट्रेडिंग के ऊपर, क्योंकि हम ओवरऑल 20-30% के मूव्स की वेट कर रहे हैं, ना कि 2-4% के लिए। क्योंकि अगर आपको अपना ट्रू पोटेंशियल समझने की क्या सबसे बेस्ट है तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप हर तरीके की उसके अंदर वेरिएशन ट्राई करें। आप थोड़े टाइम के लिए लेके देखें, थोड़े लंबे टाइम के लिए देखें, उससे आपको अपना टेम्परामेंट समझ आएगा। कभी भी अगर कोई आपको, जैसे अपनी वीडियोस और भी देखी होंगी, उसमें अगर कोई कहता है कि आप वो कीजिए जो आपके लिए बेस्ट है, और लेकिन आप वो कैसे पता लगाएंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है? ट्राई करके। वैसे ही मैंने पता लगा। वेलकम एवरीवन, ये हमारे स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का सेकंड पार्ट है। हम सीखेंगे स्टॉक सिलेक्शन के बारे में कि स्टॉक को सिलेक्ट किया है कैसे जाए। अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है किसी भी ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो के लिए, तो पहले मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपका एक डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर या बैंकिंग ब्रोकर के पास आप खोल सकते हैं। उसके बाद हम चार्टिंग के लिए यानी चार्ट देखने के लिए हम ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। ये कम्प्लीटली फ्री है, जिसको बेसिक जो हमें चीज़ें चाहिए, टूल्स चाहिए, वो सब कुछ फ्री में इसमें मिल जाता है। आपको जस्ट ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाना है, इसके ऊपर आपकी आईडी होनी चाहिए, आपको आईडी बना लेनी है। अब ट्रेडिंग व्यू के अंदर हमें वॉच लिस्ट प्रिपेयर करनी है। वॉच लिस्ट में जाके हमें चार्ट्स को ऐड करना है अलग अलग। उसके लिए आप एक लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम जाके गूगल पे लिखिए निफ्टी 50 स्टॉक्स, और जो 50 स्टॉक आएंगे आप वो यूज़ कर लीजिए, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। 50-100 आपको जितना ठीक लगे आप उतना ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हमको चार्ट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम प्योरली चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। चार्ट्स का एक बहुत ही बेसिक एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्बली क्या होते हैं? सपोर्ट का मतलब जहाँ पे ऐसा कोई चीज़ जिससे हमें सपोर्ट मिले, जो हमें एक टाइम के बाद रोक दे, या मान लीजिए हम लाइफ में कहीं बहुत पीछे जा रहे हैं तो उससे हमें सपोर्ट मिल जाए, कोई हमें संभाल ले, तो उसे सपोर्ट कहते हैं। और रेजिस्टेंस कोई भी एक ऑब्स्टिकल हो सकता है, लाइफ में भी रेजिस्टेंस आ सकती है, या हम जब कोई काम कर रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस आ रही है, या फिर रेजिस्टेंस बैंड है जो हम जिमिंग में यूज़ करते हैं। मतलब वो चीज़ों को मुश्किल बनाता है या स्टॉप कर देता है। तो बेसिकली इन वर्डों से ये निकला है। अब इसे हम चार्ट में कैसे यूज़ करें? एक स्टॉक बढ़ रहा है उसके अंदर, अब वो जाता क्या मान लीजिए वो 80 रुपीज़ से बढ़ रहा है, वो 80 से जाता 100 रुपीज़ के पास गया। अब 100 रुपीज़ के बाद किसी भी रीज़न से उसके अंदर स्टॉक फॉल होने लगा, किसी बड़े इन्वेस्टर को लगा कि अब यहाँ पे बेच देना चाहिए किसी भी रीज़न से, तो वो नीचे गिरने लगा और वो गिरता गिरता 60 रुपीज़ पे आ गया। फिर वहाँ से 60 रुपीज़ से उसके अंदर बाइंग होने लगी, किसी बड़े म्यूचुअल फंड को, इन्वेस्टर को, या किसी को भी फील हुआ कि ये अच्छा प्राइस है इस स्टॉक को खरीदने का, और वहाँ से बाइंग आने लगी। अब जब वो स्टॉक वापस 100 रुपीज़ के पास जाएगा तो वो अगेन उस जगह पे कुछ टाइम के लिए रुकेगा। वो इसलिए वहाँ पे रुकेगा क्योंकि जो पहले के वहाँ पे इन्वेस्टर्स फंसे हुए होंगे, जिन लोगों ने 100 रुपये में पहले बाइंग कर ली होगी, अब उनको ये निकलने का मौका मिलेगा। या उसे आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं कि वहाँ पे 100 रुपये के पास जब पहले बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, तो 100 रुपये के पास अगेन न्यू सेलर्स या जो पुराने फंसे हुए इन्वेस्टर थे वो एक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से या तो स्टॉक वहाँ फिर से रुकेगा या वहाँ से फिर से गिर सकता है। ये फिनोमेना बहुत बार होता है मार्केट के अंदर, और ये यूजुअली हर चार्ट के अंदर आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा।
भले आपको इसकी बेसिक समझ ना आया कि ये क्यों होता है एक्चुअली, पर लेकिन हमें चार्ट के अंदर दिखना चाहिए कि एक्चुअली होता कैसे। तो अभी उसके हम एग्जांपल्स को भी आगे समझेंगे कि वो कैसे कैसे चार्ट में दिखता है, बट लेकिन एक बेसिक चीज़ है वो क्लियर रहनी चाहिए। तो मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में जैसे समझाया कि 100 रुपये पे जाके स्टॉक रुकने लगा, सेम गोज जब स्टॉक नीचे आया था 60 रुपये के पास, तो वहाँ से बाइंग आ गई थी। यानी कि अगर फिर से इन फ्यूचर कभी वो स्टॉक 60 रुपये के पास आएगा या गिरेगा, तो वहाँ से फिर से उसके अंदर बाइंग आने के चांसेस होते हैं। ऐसे चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि पास्ट में भी वहाँ पे एक अच्छी बाइंग आई थी, तो लोगों को ऐसा फील होता है कि यहाँ ये एक अच्छा जोन है बाइंग करने का। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें लोगों को लगता है कि ये जोन है अच्छा बेचने के लिए या जोन है अच्छा खरीदने के लिए, वहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो जोन्स रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन जाते हैं। अब आपको भले ये चीज़ कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर ना हुआ हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस अप्लाई करना आना चाहिए। तो हम सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब जब फर्स्ट टाइम आप ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे तो हो सकता है आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पे ये वॉच लिस्ट कैसे बनानी है एंड एवरीथिंग, इसका ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू का, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। अभी उसमें मैं नहीं जाऊँगा ज़्यादा। सो आपको जस्ट ओपन करना है एंड यहाँ पे हमें टेक्निकल चार्ट इसका ओपन हो जाएगा, जो कि हम यूज़ करेंगे स्टॉक पिकिंग के लिए। तो अभी करंटली ये निफ्टी शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम्स है, इन सब अभी लाइन्स पे ध्यान मत दीजिए, मैं एक्चुअली इसे रिमूव भी कर देता हूँ। यहाँ पे टाइम फ्रेम है, डी लिखा है मतलब डे, मतलब एक इसके अंदर ये जो कैंडल है ये 1 डे की है। एक कैंडल का क्या मतलब, वो बेसिकली मान लीजिए कि अगर एक 1 डे की कैंडल, इसका मतलब कि मार्केट अगर सुबह 9:15 बजे खुला और 3:30 बजे बंद हुआ, तो उस डे में जितनी मूवमेंट आई, जहाँ खुला और जहाँ बंद हुआ, वो सारी मूवमेंट हम एक कैंडल के ज़रिए या एक बार के ज़रिए शो करते हैं। अगर मैं इस पर ऐसे होवर करूँगा तो यहाँ पे ऊपर लिखा आएगा OHL एंड C। ओ मतलब ओपन, जिस रेट पे मार्केट ओपन हुआ। एच मतलब हाई, मार्केट ने क्या लगाया, हाईएस्ट पॉइंट क्या था मार्केट का, लोएस्ट पॉइंट क्या था और क्लोजिंग पॉइंट क्या था। तो इन 4 पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये अगर एक ग्रीन कैंडल बनी यानी कि खोला नीचे और बंद हुआ ऊपर, यानी कि मार्केट पॉजिटिव रहा उस दिन। अगर रेड है यानी खोला ऊपर और कैंडल का क्लोज नीचे आया यानी मार्केट क्लोज नीचे हुआ, यानी कि वो एक बेरिश या फॉलिंग डे रहा। अब हम स्विंग ट्रेडिंग सीखने वाले हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो बेस्ट मुझे टाइम फ्रेम लगता है वो डेली का लगता है, यानी कि एक कैंडल एक डे का ही डेटा दिखाए। अभी ये वीकली कैंडल खुली है, यानी कि एक जो कैंडल है वो पूरे एक वीक का डेटा दिखा रही है, यानी मंडे से फ्राइडे में जितनी भी चीज़ें हुई, यानी मंडे 9:15 बजे मार्केट जब खुली वो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, वो वाला पॉइंट है। एंड फ्राइडे की क्लोजिंग यानी 3:30 बजे जब क्लोज हुआ प्राइस, उसकी क्लोजिंग यहाँ पे एक कैंडल के अंदर शो हो रही है। बट लेकिन हम डेली चार्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि उसके अंदर जो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं वो ठीक रहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बेसिक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का, उसको समझते हैं। तो मैं एक चार्ट खोल लेता हूँ कोटक बैंक का। यहाँ पे आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो और यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। इसको मैं खोल लेता हूँ। अब आपको शो करने के लिए अभी मैंने इसे वीकली चार्ट में खोल लिया, लेकिन हम उसे डेली चार्ट में यूज़ करेंगे जब मैं आपको फर्दर चार्ट्स दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए आपको ये रैंडमली एक चार्ट शो हो रहा होगा कि कैसा कैसा रैंडम मूव कर रहा है, बट लेकिन इसके अंदर हमें पैटर्न्स ढूंढने हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें पैटर्न शो हो सकते हैं। मेनली हमें वही चीज़ करनी है इसके अंदर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे ये टूल्स हैं अलग अलग। यहाँ पे हमें बेसिक सिर्फ इस टूल के अंदर जाना है और हमें एक हॉरिजेंटल लाइन यूज़ करनी है। ये सब कैसे यूज़ करना है आप ट्यूटोरियल में सीख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको जस्ट एक सिंपल टूल दिखा रहा हूँ। अब मैं इस पॉइंट पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो लाइन है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पॉइंट कवर हो जाए। मैं ऐसा लाइन खींचना चाह रहा हूँ जिसके अंदर मोस्टली पॉइंट टच हो रहे हो। उस लाइन को हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट मान के चलेंगे। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए एक बार यहाँ टच हो रहा है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एक बार यहाँ टच हो रहा है, फिर यहाँ पे टच हो रहा है ये, देन यहाँ टच हो रहा है, देन यहाँ, एंड 5 टाइम्स इस लाइन के ऊपर ये टच हो रहा है। अब मैंने जैसे आपको क्या बताया, जब एक प्राइस के पास जाने के बाद अगर स्टॉक वापस बार बार गिरे तो उस जगह को रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब वहाँ पे जाने के बाद उसको रेजिस्टेंस मिल रही है, उसको मुश्किल हो रही है पार करने में। तो जब प्राइस यहाँ पे गया यानी कि 1950 1970 के पास गया, तो यहाँ पे स्टॉक रुक गया। फर्स्ट टाइम ये गिरा 10 जनवरी 2022 में, ये नीचे तक आया।
इधर से अगेन कोशिश करी, फिर ये नीचे आ गया, अगेन कोशिश करी, फिर ये नीचे आ गया, मल्टीपल बार ऐसा होता रहा। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे या तो कोई अच्छा सेलर बैठा है, यानी कोई बड़ी अमाउंट में क्वांटिटी लेके बैठा है, जिसको जो चाहता है कि इससे ऊपर प्राइस ना जाए, या कोई भी रीज़न हो सकता है, हमें उसके अंदर ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन हमें पता चल गया कि यहाँ से ये गिर जाता है, तो इसको हमने एज अ रेजिस्टेंस मार्क करके रख लिया, जो कि हम फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ। अब सेम एक लाइन में नीचे की तरफ भी डाल देता हूँ। यहाँ पे मुझे ये पॉइंट दिख रहा है जिसमें मल्टीपल 3 बार यहाँ पे मिल चुका है, यानी कि जब भी ये 1650 की रेंज में आता है तो यहाँ से इस पे बाइंग आने लग जाती है। एक बार यहाँ आई 2021 में, देन 2022 में, देन 2023 में, इन 3 साल से बाइंग आने लग जाती है। अब ये भी एक क्राइटेरिया रहेगा जब हम स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे होंगे। अब स्टॉक सिलेक्शन में एक टूल हम और यूज़ करेंगे जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये जो इसे एक इंडिकेटर बोला जाता है। इंडिकेटर यूजुअली प्राइस के कुछ कुछ अलग अलग पॉइंट्स को लेके बनाए जाते हैं और उसके अंदर पीछे कैलकुलेशंस रहती है। ये इंडिकेटर काफ़ी पुराना बना हुआ है और बेसिकली ये क्या ट्रैक करता है कि स्टॉक के अंदर कितना मोमेंटम है, मतलब वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है या कितनी तेज़ी से गिर रहा है, या उसके अंदर वो कितना फ्लैट है, इस चीज़ को ये मेजर करता है बेसिकली। तो अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्टॉक मूव करता है उसे एक स्विंग कहते हैं, हमें उसी को कैप्चर करना होता है। तो अगर जब तक स्टॉक मूव ही नहीं करेगा एक स्विंग में तब तक उसके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं आएगी, इसलिए हमें मूवमेंट वाला ही इंडिकेटर यूज़ करना है। तो यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हम RSI सर्च करेंगे। ये हमारा नीचे ही RSI इंडिकेटर आ चुका है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब जो मैंने प्रैक्टिस से समझा है, सीखा है, उसमें मुझे समझ आया कि इसको हम अगर यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे सेटिंग्स में, तो अगर इसके स्टाइल में हम यहाँ पे 60 एंड 40 सेट कर देते हैं तो वो बेस्ट रहता है। ये 60 और 40 का क्या मतलब है, ये जो इंडिकेटर है ये मोमेंटम दिखा रहा है, यानी कोई प्राइस की एक्चुअल मूवमेंट नहीं दिखा रहा है कि स्टॉक में कैसे मूव करता है, ये सिर्फ दिखा रहा है कि किस रेंज में रहता है। यानी कि मान लीजिए आपने टेस्ट में कैसा एग्जाम दिया तो आप बेस्ट टू बेस्ट 100 जा सकते हैं या वर्स्ट टू वर्स्ट 0 जा सकते हैं, और यूजुअली आप कुछ ना कुछ लिख के आते तो आपका 0 कभी नहीं आता है और आप इतना भी बेटर नहीं कर पाते कि 100 आ जाए। तो हमेशा 0 to 100 ही आपका मूवमेंट रहता है, यानी नंबर्स आपके मिलते हैं आपके उस सर्टेन एग्ज़ाम में से। तो उसी तरीके से ये दिखाता है कि अगर मान के चलिए हम टेस्ट वाला एग्जाम्पल ले लें कि अगर 60 से ऊपर मार्क्स हमारे आ गए तो हम उसे पास मान लेते हैं, 40 से नीचे आ गए तो हम उसे फेल मान लेते हैं। जस्ट ये उसको इस तरीके से दिखा रहा है, इसलिए मैंने 60 और 40 का रेंज यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जब जब ये स्टॉक है 60 के ऊपर जाता है तो स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी मोमेंटम दिखती है, और जब जब ये नीचे आ जाता है उससे तो इसके अंदर एक साइडवेज मूवमेंट आने लग जाती है। 60 से ऊपर तेज़ मूवमेंट, 40 से नीचे तेज़ गिरावट, और 60 to 40 के बीच में ये साइडवेज रहता है स्टॉक। साइडवेज का मतलब एक रेंज में रहता है, यानी देखिए ऊपर रेजिस्टेंस भी रहती है, नीचे सपोर्ट भी रहता है। ये BSC का चार्ट है, इसको मैंने पहले भी कवर किया था और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताया था, बट लेकिन मैं आपको फिर से इसका ओवरव्यू देता हूँ। अब नीचे देखिए इसमें RSI की लाइन है, मैंने वही 60 एंड 40 सेट किया हुआ है। अब इसके अंदर भी हम वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब जब किसी लाइन के ऊपर आके स्टॉक या तो तेज़ी से गिरने लग जाए, तेज़ी से वहाँ से बढ़ने लग जाए, तो वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन जाता है। तो सेम मैं उस चीज़ को RSI के अंदर भी ढूंढता हूँ। BSC के अंदर जब मैंने RSI डाला तो मुझे एक पैटर्न दिखाई दिया, ये देखिए यहाँ पे, कि जब जब ये RSI 60 के ऊपर आता था, यानी ये जो 60 की लाइन है, ये ऊपर वाली 60 की लाइन है और ये नीचे वाली 40 की लाइन है, इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूँ। तो जब जब ये 60 के ऊपर आता था वहाँ से स्टॉक यहाँ पे टकरा के वापस स्टॉक ऊपर जाने लगता था। ये देखिए जब जब ये नीचे आता था वापस ये ऊपर की तरफ, जब जब नीचे आता था तो वापस ऊपर की तरफ। इससे क्या समझ आया कि ये जो स्टॉक है इसके अंदर बहुत मोमेंटम है और वो 60 के नीचे आना ही नहीं चाहता है, कम मोमेंटम में आना ही नहीं चाहता है। तो उसी चीज़ को मैंने इसके अंदर देखा था और इसके अंदर एंट्री ली थी मैंने यहाँ कहीं, क्योंकि इसने पास्ट में भी कई बार 60 के सपोर्ट ले रखा था, तो मैंने यहीं कहीं इसमें एंट्री ली थी। तो मैं बेसिकली प्राइस के अंदर, यानी ये जो हमारा ऊपर चार्ट आ रहा है इसके अंदर और नीचे RSI दोनों के अंदर सेम चीज़ ही देख रहा हूँ, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि कब कब किसी एक लाइन के ऊपर आके वो गिरने लगता है या लाइन के ऊपर आके वो बढ़ने लगता है। कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर किसी एक
पॉइंट पे जाके स्टॉक बार बार गिरता रहता है तो उसको हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं। लेकिन तब क्या हो जब वो उस पॉइंट को ब्रेक कर दे, यानी उस पॉइंट के ऊपर निकल जाए, यानी 100 रुपये से बार बार स्टॉक नीचे आ रहा था लेकिन अब इस बार वो 100 रुपये पे रुका नहीं, वहाँ से ऊपर चलने लगा, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक आउट, यानी कि उस लेवल को उसने ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेकआउट की बहुत अहमियत होती है टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट रीडिंग के अंदर, क्योंकि वो एक अच्छा क्लियर सिग्नल होता है हमारे चार्ट स्टॉक पिकिंग के लिए। तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी डिक्सन का चार्ट है, इसके अंदर देखिए, ये मैं लाइन डाल के आपको समझाता हूँ। ये जो स्टॉक था ये बार बार यहाँ रुक रहा था, यानी कि 4700 के पास ये बार बार रुक रहा था। यहाँ पे अप्रैल 2022 में ये स्टॉप हुआ, सितंबर 22 में, देन नवंबर 22 में, देन जून में, एंड देन उसके बाद जब ये जुलाई 2023 में यहाँ पे आया तो इसने इसको पार कर दिया, ये यहाँ से वापस गिरा नहीं। जब इसने पार किया तो उसके बाद देखिए इसके अंदर कितना अच्छा मोमेंटम आया, ये सीधे 4700 से लेकर 6500 तक अभी तक बढ़े ही जा रहा है। इसके अंदर कोई भी बड़ा करेक्शन उसके बाद नहीं आया है, मतलब ये उसके बाद बीच में कभी भी ज़्यादा टाइम तक के लिए गिरा नहीं। क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं कि अगर चार्ट ने कोई ऐसा मेजर लेवल को ब्रेक किया है जहाँ से वो बार बार गिर रहा था, यानी उसके अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है और उसके अंदर काफ़ी सारे बायर्स हैं। तो जब भी मैं चार्ट पर्सनली भी देखता हूँ, मैं यही ट्राई करता हूँ कि कहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, यानी कहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ऐसा लेवल था जहाँ से बार बार स्टॉक गिर रहा था, लेकिन इस बार उसने उस स्टॉक के उस लाइन को क्रॉस कर दिया। ब्रेकआउट की बहुत अहमियत होती है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। सेम अभी इसका एग्जांपल हम रिलायंस के अंदर भी देख सकते हैं, जहाँ पे 2550 के अराउंड इसके अंदर एक रेजिस्टेंस बन गया था, बार बार ये यहाँ से गिर रहा था, और अभी रिसेंटली 2-4 हफ्ते पहले इसके अंदर ब्रेक हुआ है और देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स के अंदर ऑलरेडी बनने लग गई है। और सेम उस चीज़ को हम यहाँ पे RSI के ऊपर भी समझ सकते हैं कि जैसे ही इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ, ये जो RSI की लाइन थी ये भी 60 के ऊपर कितनी तेज़ी से मूव करने लगी, एंड 60 का मतलब है कि उसके अंदर मोमेंटम बन रहा है, यानी वो तेज़ी से चलने वाला है अब स्टॉक। तो इस चीज़ को आपको चार्ट के ऊपर बहुत ध्यान से देखना है। तो अभी हमने यही समझा, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप समझ जाएंगे तो मान लीजिए आपकी ट्रेडिंग की जर्नी अब बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि अगर इन पैटर्न्स को ही हमें देखना है और उनको ढूंढते रहना है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको एक अच्छी सी आपको एक वॉच लिस्ट बनानी है। जैसे मैंने यहाँ FNO वॉच लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर सारे FNO के स्टॉक्स हैं। ऐसी आप कोई सी भी चार्ट लिस्ट बना सकते हैं, निफ्टी 50 के बना सकते हैं, टॉप 100 मार्केट कैप के हिसाब से बना सकते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप के बना सकते हैं, आपको जो अच्छी लगती हो कंपनीज उसकी बना सकते हैं। आपके घर में जो आपको ब्रांड दिखते हो, नेस्ले, ब्रिटानिया, टाटा, उन सब की आप बना सकते हैं, ताकि आपको पता चले, और उनके ऊपर आपको यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस करनी है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगर हमारे सामने कोई स्टॉक आता है तो उसको हम कैसे एनालाइज कर पाते हैं, और उस स्टॉक को अगर हम देख रहे हैं तो उसके अंदर से हम कैसे देख सकते हैं कि क्या एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। लेकिन उस स्टॉक तक पहुंचना कैसे है वो आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे, और हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे कि मार्केट में अभी कहाँ अपॉर्चुनिटीज बन रही है, और RSI का यूज करके एंड प्राइस एक्शन का यूज करके क्या उसके अंदर हम एंट्री ले सकते हैं या नहीं। तो हम डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और डीपली हम थोड़ा सा समझने की ट्राई करें। तो आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो इसके अंदर हम लास्ट टाइम यही देख रहे थे कि हमारे पास चार्ट रहता है, हमारा ये बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर रहता है जिसमें ऊपर हमारे पास चार्ट रहते हैं एंड नीचे हमारे पास ये RSI रहता है, और RSI की सेटिंग 40 एंड 60 के ऊपर हो रही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा भी देता हूँ कहाँ से सेटिंग होती है। हमने ट्रेडिंग व्यू खोल रखा है, तो ट्रेडिंग व्यू में अगर मैं यहाँ RSI पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये जो सेटिंग्स वाला बटन है इस पर क्लिक करता हूँ, तो इसके अंदर यहीं पे आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, 60 एंड 40 की सेटिंग कर रखी है। ये बेसिक चीज़ है, हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर डिस्कशन किया। तो हम चलते हैं कि हमें एक स्टॉक तक पहुंचना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमें सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच करनी है, यानी कि हमें पहले पूरा मार्केट देखना है, फिर हम देखेंगे कि किस सेक्टर में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें से कौन सा स्टॉक हमें लेना चाहिए अपने नेक्स्ट बाइंग के लिए। अभी हम बाइंग पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि अभी आप स्टार्ट करेंगे तो कम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, एंड सेलिंग के लिए हमें फ्यूचर्स के रूट लेना पड़ता है। ऑप्शंस के अंदर अभी हम नहीं दिख रहे हैं, तो अभी हम करेंटली ओनली बाइंग साइड पे ही ध्यान देंगे। पहले हम चार बेसिक चार्ट्स को देखने वाले हैं। ये फंडामेंटल्स चार्ट्स हैं हमारे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी। इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए है वो स्मॉल कैप निफ्टी होता है,
क्यों? क्योंकि अगर हम टॉप के 100-200 स्टॉक्स को हटा दें तो बाकी सारा पूरा मार्केट स्मॉल कैप निफ्टी होता है। और कई बार हमें निफ्टी को देख के एक्चुअल में समझ नहीं आता कि निफ्टी ऊपर है और हमारा पोर्टफोलियो नीचे क्यों है, हमारा पोर्टफोलियो ऊपर है बट लेकिन निफ्टी नीचे है। तो इसके बीच में कई बार कोरिलेशन नहीं होता, इसलिए स्मॉल कैप निफ्टी के चार्ट को भी डेली बेसिस पे देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने समझा था कि अगर RSI 40 के नीचे होता है तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट अभी काफ़ी प्रेशर में है, एक डाउन ट्रेंड है उसके अंदर। 60 से 40 के बीच में है, यानी कि एक साइडवेज जोन में है जहाँ पे उतना तेज मोमेंटम नहीं आ रहा। हमने देखा था कि RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है, और अगर 60 के ऊपर रहते तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा या स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंटम चल रहा है। सो अभी अगर मैं निफ्टी के चार्ट को देखूँ तो ये 40 टू 60 के बीच में, इसको मैं और थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, 47 के लेवल्स पे है और ये बीच में। और आप देख भी सकते हैं कि निफ्टी जो पहले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था वो धीरे 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 साइड वेज जोन के अंदर आ रहा है। सो इससे हमें एक्चुअल में ड्राइव क्या करना है, हमें ये समझना है कि मार्केट के अंदर जो हमें पोजीशन बिल्ड करेंगे, क्या वो ज़्यादा अमाउंट से करेंगे, एक नॉर्मल अमाउंट से करेंगे, या थोड़े कम अमाउंट से करेंगे। आपका जो एग्रेशन है या मार्केट के अंदर जो आप कितनी प्रोपेंसिटी से आपको इन्वेस्ट करना है, उस चीज़ को हम इससे समझ सकते हैं। जब आप मार्केट में काफ़ी ट्रेड्स लेंगे तब आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू समझ आएगी। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी करीब करीब सिमिलर ही है, लेकिन लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताया था, तो हम देख रहे हैं कि ये अभी भी धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ रहा है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। तो हमें इससे समझ आ रहा है कि ये ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है, लेकिन इसके अंदर हम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में लास्ट कुछ एक हफ्ते के अंदर अब ये डाउनवर्ड प्रेशर के अंदर ही आ रहा है। अब जो मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट जो कि है स्मॉल कैप निफ्टी का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको जूम कर देता हूँ मैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है। लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने इसमें डिस्कशन की थी तो मार्केट कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था, लेकिन अब ये इसके अंदर काफ़ी प्रेशर आ चुका है। तो ये और भी अच्छा टाइम है, इसमें आपको और भी लर्निंग्स मिलेगी कि हम कैसे फिर भी स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पैसा कमाने के लिए नहीं तो पैसे को बचाने के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। तो अब देखिए कि ये नीचे आया काफ़ी तेज़ी से 3 दिन, फिर थोड़ी रिकवरी करी और फिर ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आ गया, और ये इतना ज़्यादा आ गया कि ये 40 के भी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक डाउन ट्रेंड या काफ़ी स्लगिश मोमेंटम टाइप का हमें स्मॉल कैप दिख रहा है। और अगर आपने स्मॉल कैप के अंदर ही लगाया हुआ स्टॉक के अंदर पैसा, यानी कि मतलब निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स को हटा दीजिए और कुछ बड़ी कंपनीज को हटा दीजिए, तो मोस्टली लोग छोटे स्टॉक, पेनी स्टॉक के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जब उनका स्मॉल कैप निफ्टी में इतनी तेज़ी से गिरावट आई है तो उनके पोर्टफोलियो में भी तेज़ी से गिरावट आ ही जाती है। तो इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं? अभी मैंने डीप में जाके स्टॉप लॉस के ऊपर बात नहीं करी है, लेकिन RSI और इस जो मॉडल मैं आपको समझा रहा हूँ इसको यूज़ करेंगे तो वो भी चीज़ मैं आपको समझा पाऊंगा कि कैसे बहुत अच्छे तरीके से एग्जिट लिया जाता है किसी भी स्टॉक से या मार्केट से, आप कैसे एग्जिट ले पाते हैं। और वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम समझते हैं कि जैसे हमने स्मॉल कैप को भी देख लिया, इससे हमें समझ आ रहा है कि अभी शायद जितनी ज़्यादा हम पोजिशन नॉर्मल डेज में बिल्ड करते हैं उतनी ज़्यादा पोजिशन बिल्ड करना सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आया है और नीचे ही अभी होल्ड कर रहा है, लास्ट 2-3 दिन से नीचे ही होल्ड कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम 100% पैसे से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी हम 60-70 या 50% पैसे से ही इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस होने का जो चांसेस हैं वो बढ़े हुए दिख रहे हैं मार्केट के अंदर। तो अब हमें बेसिकली ये समझ आया। तो हमने फर्स्ट जो हमारा स्टेप था वो देख लिया टॉप डाउन अप्रोच के अंदर, कि हम मार्केट का एक सिचुएशन समझ चुके हैं। उसके हिसाब से हमें समझ आ रहा है कि साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम चल रहा है मार्केट के अंदर। फिर भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि बिल्कुल कंप्लीटली ट्रेडिंग छोड़ दें, हम तब भी एनालाइज करते रहेंगे, क्योंकि नीचे से जब नीचे लेवल पे आती है मार्केट तभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनती है इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम जाएंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर अपनी डिफरेंट डिफरेंट वॉच लिस्ट रखनी चाहिए, तो ऐसी एक मैंने वॉच लिस्ट बनाई हुई है इंडिसेस की। मतलब जैसे बैंक निफ्टी एक इंडाइसिस है, स्मॉल कैप निफ्टी निफ्टी एक इंडाइसिस है, ऐसे सेक्टर वाइज भी इंडिसेस होते हैं, लाइक ऑटो, मेटल एंड अदर अदर डिफरेंट डिफरेंट। ऐसे ही हम उन सेक्टर्स को भी एनालाइज करेंगे कि किन सेक्टर्स में यहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या किन में नहीं करना चाहिए। तो कम से कम कोई एक चीज़ तो हमें क्लियरली पता ही चल जाएगी कि हम इसके अंदर फर्दर इन्वेस्ट करें या किसी में भी किस किस में इन्वेस्ट ना करें। तो कम से कम एक चीज़ हमें इसमें से ड्राइव करनी है। तो सबसे पहले PSC खुल गया है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, जो हमारा निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का जो है वो खुल गया चार्ट। तो हम देख सकते हैं ये भी बहुत तेज़ी से गिरा, लेकिन 40 पे जाके इसने सपोर्ट लिया, रुक गया है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो आगे हम देखेंगे। तो अभी यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि ओके इसमें तो फॉल आ गई है, लेकिन अभी एक सपोर्ट के पास भी है,
ये जो इसका 5400 का सपोर्ट भी है और यहाँ पे भी एक सपोर्ट दिख रहा है 40 के ऊपर, तो हमें लग रहा है कि शायद यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है, तो इसको हम अपने फोकस में रखेंगे। और भी हम देखते हैं चार्ट। मेटल भी काइंड ऑफ सिमिलर दिखा रहा है। मेटल के अंदर अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको दिख जाएगा ये अपने सपोर्ट जोन के पास है और सिमिलरली 40 पे भी ये सपोर्ट ले रहा है। ये सारे इंडेसेस की अगर आपको डिटेल लेनी हो तो आप NSE पे जा सकते हैं, वहाँ पे इंडेसेस का एक टैब अलग से होता है, उसके अंदर से आपको सारे मिल जाएंगे। काफ़ी सारे होते हैं उसमें, मैंने बस मेजरली 10 to 15 ही यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। देन एनर्जी सेक्टर देखते हैं। एनर्जी भी 40 पे रुका हुआ है, यानी कि इसका मतलब हमें समझ आ रहा है कि ये सारे ही जो इंडेसेस हैं बेसिकली 40 के ऊपर आकर रुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये हाई मोमेंटम से मिड मोमेंटम जोन में आ गए हैं, लेकिन अभी लो में नहीं गए हैं, यानी कि होल्ड कर रहे हैं। मे भी हो सकता है यहाँ से वापस इनके अंदर बाइंग शुरू हो जाए, बट लेकिन वो चीज़ देखने के लिए अभी हम इसके अंदर वेट करना पड़ेगा। पर हमें समझ आ रहा है कि एकदम नेगेटिव सारे सेक्टर नहीं हो गए, तो ये पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है। जब हम आगे स्टॉक्स को देखेंगे तब इसको हम समझेंगे। ऑटो के अंदर देखेंगे तो ऑटो और भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी 40 तक भी नहीं आया है, यानी कि ये बाकी सेक्टर से ज़्यादा इसके अंदर मोमेंटम है कंपैरेटिवली। ऐसे ही हम PSU बैंक, ऑयल एंड गैस, ऐसे ही काफ़ी सारे यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि सबसे बेस्ट सेक्टर को भी हम ढूंढ सके, ताकि अगर मार्केट में हमें दिखे कि मोमेंटम वापस बन रहा है तो हम सबसे पहले उस सेक्टर पे ही फोकस करेंगे। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं। अब देखिए IT, बाकी सारे सेक्टर गिरे, लेकिन IT को हम देख रहे हैं लास्ट एक वीक से ये इसी रीजन में होल्ड कर रहा है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसी रीजन में होल्ड कर रहा है। बाकी सेक्टर की तरह इसमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स नहीं बनी है। और हम देखेंगे ये पहले ही 40 को टच कर गया था और वहाँ से बढ़ना शुरू कर रहा है। तो बाकी सेक्टर 40 तक पहुँच रहे हैं या पहुँच के रुके हुए हैं, जबकि ये IT है वो उनसे पहले ही 40 तक आ गया और वहाँ से बढ़ने लगा। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि वो ऑलरेडी अपना एक कह सकते हैं बॉटम या लोएस्ट पॉइंट पे जा चुका है और वहाँ से शायद बढ़ने की ट्राई कर रहा है। तो अगर हमें कहीं मोमेंटम दिखेगा तो हम सबसे पहले IT सेक्टर पे ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमें एक सेक्टर लग गया कि जिसको हम ध्यान रख सकते हैं, और साथ ही साथ ऑटो सेक्टर भी। और हम बाकी सेक्टर देखें तो सिमिलर ही है। एक हमारा ये निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स है, ये भी IT एंड स्टार्टअप रिलेटेड सेक्टर है, तो ये भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है। ये भी ऑलरेडी 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर अब तेज़ी से चलने भी लग गया है। तो ये भी एक सेक्टर है जिसको हम फोकस में रख सकते हैं। अब इन सेक्टर के अंदर कौन कौन से स्टॉक हैं वो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप NSE की वेबसाइट पे जा सकते हैं, बट लेकिन एक रफ आइडिया हमें समझ आ गया है कि निफ्टी IT के अंदर बेसिक TCS, इन्फोसिस, विप्रो एंड ऐसे ही कंपनीज होगी जो IT फील्ड में डील करती है। तो हमें अपने आप जब आप देखते रहेंगे मार्केट में तो आपको याद हो जाएंगी ये चीज़ें। बट आपको फर्स्ट टाइम देखना है तो NSE इंडिया की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हमने दो चीज़ें यहाँ तक देख ली है। सबसे पहले हमने टॉप डाउन अप्रोच में देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी क्या कर रहे हैं। देन पूरे मार्केट में जो जो सेक्टर्स हैं, मेन जो सेक्टर्स हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। अब हमें समझ आ गया है कि ये सेक्टर्स हैं, तो अब इनके अंदर हम उसी के चार्ट्स को हम देखेंगे और फिर हम अपना ड्राइव करेंगे कि हमें क्या उनमें लगाना है पैसे या नहीं लगाने। जैसे हमें IT समझ आया तो सबसे पहले हम IT का ही बड़ा शेयर देख लेते हैं, TCS। TCS का शेयर देखेंगे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मार्केट फॉल के अंदर इसके अंदर थोड़ी सी भी गिरावट आई है। ये कंटिन्यूसली एक बहुत अच्छे तरीके से ऊपर ही बढ़ रहा है। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि सारे जो स्टॉक और इंडेसेस हैं वो 40 के पास पहुंच चुके हैं, जबकि ये अभी भी 60 के ऊपर है। तो आपको दिख रहा होगा कि सेक्टर एनालिसिस से हमें कितना एकदम पिन पॉइंट पता चल गया कि कहाँ पे सबसे अच्छा मोमेंटम है। और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमें मोमेंटम ही हमेशा फाइंड करना होता है। इसके और भी पीयर्स को हम देखेंगे, जैसे विप्रो हो गया। विप्रो भी हम देख रहे हैं, उससे कम मोमेंटम है TCS से, बट लेकिन स्टिल इसमें भी लास्ट कुछ ग्रीन कैंडल्स बन रही है और ये 40 से अब ये भी ऊपर चल रहा है। ये लार्ज कैप हमारे IT थे, हम मिड कैप और स्मॉल कैप ITs भी देखेंगे। सारे आप लिस्ट पूरी निकाल सकते हैं अलग अलग वेबसाइट से। अभी मेरे को जो जो याद आ रहा है मैं वो देख लेता हूँ। जैसे BSoft भी, बिल्डासॉफ्ट भी एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी है, इसके अंदर भी ये सपोर्ट पे आया और वहीं से ये वापस बाउंस बैक ले रहा है। तो हमें दिख रहा है कि IT सेक्टर के जो स्टॉक हैं वो एक लो लगा चुके हैं और वहाँ से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि बढ़ते ही चले जाएंगे, लेकिन हमें इनिशियल साइंस दिख रहे हैं और हमें ऐसे ही साइन चाहिए होते हैं अगर हमें बॉटम पे किसी स्टॉक को पकड़ना होता है तो। क्योंकि बॉटम पे अगर हम किसी स्टॉक को पकड़ते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा वहाँ बहुत छोटा होता है और लेकिन अपसाइड बहुत ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना होता है ऐसे। अब
अगर मार्केट की अभी नॉर्मल कंडीशंस होती है, यानी कि जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी सब बढ़ रहे थे, तो मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दिखाता है जहाँ पे स्टॉक होते 60 से ऊपर जा रहे होते, हाई मोमेंटम वाले। लेकिन मार्केट का अभी सिचुएशन बिल्कुल अलग है, यानी कि अभी करेक्शन रिसेंटली बहुत शार्प करेक्शन मार्केट में आई है। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक देखेंगे जो आरएसआई की मदद से हमें कुछ अलग तरीके से उनमें एंट्री की पोजीशन वहाँ पे दिखाई देगी। तो हम सबसे पहले डायरेक्टली पहले उन एग्जांपल्स के ऊपर चलते हैं, फिर मैं आपको और डीपली समझाऊंगा। तो फर्स्ट जो चार्ट है वो है आईआरसीटीसी का। रेलवेज की कंपनियों ने प्रीवियसली भी बहुत अच्छे तरीके से मोमेंटम करा था, और इससे हमें समझ आता है कि नॉर्मल मार्केट के अंदर ये स्टॉक जो थे बहुत अच्छे तरीके से बढ़े थे। लेकिन अगर कुछ टाइम से आप देखेंगे तो जनवरी के मंथ से इनमें गिरावट आ रही थी। अब मैं इस चीज़ को आपको क्यों दिखा रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए, ये स्टॉक गिरा, लेकिन अभी डेली चार्ट में मुझे दिख रहा है कि ये नॉर्मली 40 से ऊपर बढ़ रहा है। तो ऐसा तो कई सारे स्टॉक है जो 40 पे आए और वहाँ से बढ़ रहा है। तो इसको मैंने क्यों अंडर नोटिस रखा है, क्योंकि हम इसको अगर वीकली चार्ट में देखेंगे, डेली चार्ट हो गया थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम, वीकली और बड़ा टाइम फ्रेम हो गया। तो अगर वीकली के अंदर कोई स्टॉक सपोर्ट ले रहा होगा या मोमेंटम दिखा रहा होगा, तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली डेली के अंदर भी आ ही रहा होगा। तो अगर मैं वीकली के अंदर देखूंगा, तो आप देखिए कि ये स्टॉक करेक्ट हुआ, लेकिन 60 आरएसआई के ऊपर यहाँ रुका हुआ है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, कुछ मैंने स्टॉक्स के बारे में बात करी थी, लाइक बीएससी एंड अदर स्टॉक्स। तो वहाँ पे मैंने यही चीज़ बताई थी कि कैसे एक स्टॉक अगर मोमेंटम में है तो वो मोमेंटम में ही बरकरार रहना चाहता है, और ऐसे ही स्टॉक्स के अंदर पैसे बनते हैं। तो आईआरसीटीसी भी ये नीचे आया, और डेली बेसिस में 40 के अराउंड तो वो सपोर्ट ले ही रहा है, और साथ ही साथ यहाँ 60 के ऊपर भी वो आके यहाँ रुक गया है। अब अगर ये यहाँ से टर्न अराउंड होता है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट चांसेस होगा जिसके अंदर हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस लेवल में मान लीजिए यहाँ पे अगर इसने नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे इसने यहाँ ग्रीन कैंडल बनाई और यहाँ पे एक रिवर्सल आने लग गया, ऐसे ही बढ़ने लग गया वापस, तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस, यानी कि इधर प्रीवियस डे के कैंडल का लो या उस डे के कैंडल का लो, स्टॉप लॉस रख के उसके अंदर एंट्री ले सकता हूँ, और जब तक वो बढ़ रहा है उसके अंदर ट्रेल कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको मैं एक बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ कि गिरते हुए मार्केट के अंदर कैसे आपको पोजीशन बनानी होती है। उसका बेस्ट तरीका मुझे आरएसआई पर्सनली फील होता है, क्योंकि हो सकता है मार्केट के अंदर सपोर्ट ब्रेक हो जाए और जो प्रीवियसली ब्रेकआउट्स हुए थे वो फेल हो जाए, बट लेकिन अब जब आरएसआई के लेवल पे देखेंगे तो क्या उनका मोमेंटम कम्प्लीटली रुक गया है, तो वो ऐसा हमें कई बार नहीं दिखता है। ये मोमेंटम में अभी भी बरकरार है जब तक 60 के नीचे ना आ जाए। अगर 60 के नीचे आ गया तो इसको हम अपनी वॉच लिस्ट से डिस्कार्ड कर देंगे और फिर न्यू स्टॉक की तरफ बढ़ेंगे। सिमिलरली परसिस्टेंट भी एक अच्छा स्टॉक है, रिलेटेड टू आईटी है। इसका मैं अगर वीकली लेवल पे देखूँ तो ये वीकली लेवल में तो काफ़ी अच्छा है, अभी भी 70s के अंदर चल रहा है, मतलब मोमेंटम अभी भी इसमें काफ़ी है। और डेली बेसिस पे देखूँ तो ये एकदम शार्पली 40 आरएसआई के ऊपर आया और वहाँ से क्विकली रिकवर कर रहा है, यानी 2 दिन के अंदर ही इसने यहाँ पे 5% के अराउंड ये वहाँ से बढ़ चुका है। इससे कंफर्म नहीं हो गया कि अभी बढ़ते ही चला जाएगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छा साइन है कि बाकी स्टॉक से ये मच मच बेटर कर रहा है, और हमें ऐसे ही स्टॉक फाइंड आउट करने होते हैं मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि रहने वाला है पिडिलाइट। अब ये बाकी दोनों स्टॉक से भी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ इसके अंदर स्ट्रेंथ या मोमेंटम है, क्योंकि बाकी दोनों स्टॉक 40 के ऊपर आके सपोर्ट ले रहे थे, जबकि ये स्टॉक थोड़ा सा ही करेक्ट होकर जस्ट 60 आरएसआई के ऊपर ही आया और वहाँ से अभी वापस मोमेंटम ले रहा है। तो ये और भी अच्छा पोटेंशियल कैंडिडेट है हमारी एंट्री लेने का। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझा देता हूँ यहाँ पे, अगर हमें एंट्री बनानी हो तो क्या आइडियल केस रहेगा। मान लीजिए हमने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें यहीं 2900 के अराउंड इसके अंदर पोजीशन मिल गई, तो सिंपली हम यहाँ पे अपने इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2800 के ऊपर, जो कि 100 रुपीज़ का पर शेयर के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहा। अब इसके अंदर कम से कम भी अगर हमें यहाँ से 200 रुपीज़ का भी इसमें मोमेंटम आ गया, जो कि लेस देन अराउंड 7-8% है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस के अंदर जस्ट 3 to 4% ही रह गया है। आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है कितना आएगा, तो आप सिंपली ये टूल साइट से यूज़ करके भी देख सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5% का हमारे यहाँ स्टॉप लॉस है, और 7% का आप फर्स्ट टारगेट इसके अंदर रख सकते हैं। तो हमारे अंदर यहाँ सेफ्टी भी इसमें हमें मिल गई कि ऐसा स्टॉक है जो गिरा नहीं, यानी कि कुछ उसके अंदर फंडामेंटल लेवल पे भी कुछ अच्छी चीज़ें होंगी कि वो गिरा नहीं, एंड उसके अंदर हमें एक स्टॉक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री भी मिल गई। ऐसे ही स्टॉक हमें स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सर्च करने होते हैं।
अब ये चीज़ें हमने समझ ली, मैंने आपको बेसिक स्टॉप लॉस का भी आइडिया दे दिया है कि कैसे लगाया जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस एक बहुत ही डाइवर्स फील्ड है और उसी से आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 1 to 10 चली जाती है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हम अपनी इस मास्टर क्लास ऑफ स्विंग ट्रेडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में आ चुके हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं जो आपको लॉस से बचाती है, जो कि है स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस। क्योंकि $1 बिलियन ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के भी फाउंडर ने ये बात बोली है। Buying is complicated, selling is 10 times more complicated. तो आप समझ गए होंगे हम आज बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस या फिर एग्जिट स्ट्रेटजी के बारे में। तो एग्जिट इतना मुश्किल होता ही क्यों है, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इसको डाउट करते हैं। देखिए, अगर आप लॉस में अगर किसी पोजीशन को काट रहे हैं तो वैसे भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें उसके अंदर लॉस बुक करना पड़ रहा है, तो वो हमें कभी भी अच्छा नहीं लगता। और अगर हम प्रॉफिट में कोई पोजीशन काट रहे हैं तो उसके अंदर हमेशा ये डाउट रहता है कि वो आगे से अगर हमने 500 पे काटा तो वो स्टॉक 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। तो हमेशा एक डाउट रहता है इन्वेस्टर के अंदर कि क्या मैंने सही टाइम पे एग्जिट किया या नहीं किया। अब इस डाउट को हटाने के लिए हमें सेट ऑफ रूल रखने होते हैं और उस रूल्स को स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन से मिला के या परफेक्ट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। सो अपने एक्सपीरियंस के साथ जो जो चीज़ें मैंने ट्राई करी हैं वो बेसिकली 3 चीज़ों पे मैं बॉयल डाउन कर दूंगा और आपको परफेक्ट एग्जिट की तरफ मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाऊंगा। और वैसे तो पूरी की पूरी वीडियो बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन एंड में एक और टिप है जो कि आप ये सारे स्टेप देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बेसिक देता हूँ कि स्टॉप लॉस 2 टाइप के रहते हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ। और भी कई तरीके हो सकते हैं, पर लेकिन मैं बेसिकली सिर्फ 2 बारे में आज बात करने वाला हूँ। एक होता है इनिशियल स्टॉप लॉस, जो कि जब हम बाइंग करते टाइम यूज़ करते हैं कि जब हमें स्टार्टिंग इनिशियल स्टॉप लॉस चाहिए होता है। और दूसरा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हम जब स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर सिर्फ 1-2% नहीं 5, 10, 20, 30% तक के लिए भी रुके रहते हैं। और जब इतनी बड़ी मूव को हम कैप्चर करने वाले हैं तो हम इनिशियल स्टॉप लॉस के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारा मान लीजिए 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वो कुछ टाइम प्रॉफिट में जाने के बाद भी हम उसे नहीं रख सकते। हमें कंटिन्यूसली उसको स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। अभी मैं तरीके बताने वाला हूँ ये हर टाइम फ्रेम के लिए, लेकिन मैं स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर ही से यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं अभी उन्हीं एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर मोमेंटम इन्वेस्टमेंट या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर बाय टुडे सेल टुमारो भी करते हैं तो उसके अंदर भी आपको काम आएगा। इसलिए हर तरीके के ट्रेडर के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी होने वाली है। तो जो पहला तरीका होने वाला है वो होने वाला है ATR। ये एक इंडिकेटर होता है, उसको मैं आपको इस चार्ट पर लगा के दिखाता हूँ। तो ये हमारी ट्रेडिंग स्क्रीन है, इसके अंदर यहाँ पे इंडिकेटर होता है। ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो एवरेज ट्रू रेंज ये एक इंडिकेटर होता है, इस पर हमें क्लिक करना है। हम पहले थोड़ा इस इंडिकेटर के बारे में समझते हैं। अब ये इंडिकेटर जो होता है बेसिकली वो चीज़ दिखाता है कि एक एवरेज ट्रू रेंज, यानी कि कोई स्टॉक जब मूव करता है तो वो किस रेंज के अंदर जनरली मूव करता है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक स्टॉक है 5000 का, तो वो डेली की जो उसकी मूवमेंट है वो 50 पॉइंट की है। और अगर एक वीक का हम एवरेज निकालें कि वो कितना मूव हुआ, तो वो आ जाएगी मान लीजिए 75 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स की। तो ये इसका ट्रू रेंज हो गया, यानी कि नॉर्मल डेज में भी इतना ज़्यादा मूव कर जाता है। तो इस इंडिकेटर की इसलिए इतनी वैल्यू रहती है कि अगर मान लीजिए हमने उस 5000 के स्टॉक के ऊपर हमने उस पर सिर्फ 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो वो तो उसके नॉर्मल मूव के अंदर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हमें कम से कम भी वो एवरेज ट्रू रेंज के ऊपर लगाना चाहिए अपना स्टॉप लॉस, ताकि वो नॉर्मल वॉलेटिलिटी के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो देखते हैं उसे यूज़ कैसे किया जा सकता है। अब एक स्टॉक है डीमार्ट, इसके ऊपर मैं आपको इसका दिखाता हूँ। इसके वीकली चार्ट के अंदर एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया था, 2022 का इसने हाई क्रॉस किया था और उसकी वजह से अंदर एक ब्रेकआउट सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अगर इसके अंदर हमें एंट्री लेनी होगी तो उसके अंदर हमें एक इनिशियल स्टॉप लॉस चाहिए होगा। तो यहाँ कहीं इसकी एंट्री ट्रिगर हुई थी 3 अप्रैल के अराउंड। अब यहाँ पे देखिए इसका जो एवरेज ट्रू रेंज था पहले कम था 70 पॉइंट्स के अराउंड, लेकिन इसके अंदर जब मोमेंटम बना तो वो 100-120 रुपये के अराउंड आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, मान लीजिए 4600 के अराउंड में एंट्री ले रहा हूँ, तो एटलीस्ट 120 पॉइंट्स मेरा नीचे रहना चाहिए स्टॉप लॉस, जो कि करीब करीब हो जाएगा 1480 रुपये के अराउंड, करीब करीब यहाँ हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे एंट्री लेते इसके अंदर एक नॉर्मल वॉलेटिलिटी हो और मैं उससे घबरा के इसमें से एग्जिट ले लूँ और जबकि ये ऊपर चलता ही जाए। अब देखिए उस दिन के बाद भी 3-4 दिन 5 दिन से लगातार ऊपर ही बढ़ रहा है। एक और एग्जांपल हम ऐसे ही देखते हैं इप्का लैब्स का। इसके भी वीकली चार्ट में अभी रिसेंटली ये ब्रेकआउट आया है और इसके अंदर भी सेम 2-3 दिन पहले
यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, मान लीजिए 5 अप्रैल के अराउंड इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ था। अब इसकी मैं एवरेज ट्रू रेंज देखूंगा तो वो अप्रॉक्स 40 रुपीज़ की है, यानी कि ये नॉर्मल डेली बेसिस पे या फिर एक एवरेज निकाला हमने लास्ट 10 दिन का 12 दिन का, तो उसकी जो एवरेज रेंज आ रही है वो 40 रुपीज़ की आ रही है। तो यानी हमारा मिनिमम जो स्टॉप लॉस है वो 40 रुपये से ऊपर ही होना चाहिए, जो कि अगर हमने यहाँ एंट्री लेते 1300 रुपये, यानी कि कम से कम भी 1260 के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो एक साइंटिफिक तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम अपने मन से कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि मैं यहाँ 10 रुपये का रख लेता हूँ, 20 रुपये का रख लेता हूँ, 50 रुपये का रख लेता हूँ, हमारे मन के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करते, हमारे पास फिक्स रूल है और उसी के तहत हम चलेंगे। अब हम दूसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा तरीका हमारा होगा स्विंग लो या फिर कैंडल लो। जो ट्रेडर सिर्फ प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं और इंडिकेटर्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। मैं भी मोस्टली इसी तरीके का स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, तब आपको समझ आएगा। जो स्टॉक है वो है भारती एयरटेल का। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है कुछ महीनों से। अब ये देखिए जहाँ पे इसने एक बार बॉटम बना के ऊपर गया, उसको मैंने ब्लू कलर की लाइन से मार्क कर दिया है। इसमें पहले मैं ATR इंडिकेटर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने ब्लू कलर से मार्क कर दिया, एक बॉटम यहाँ, 2, 3 और 4। अब जो हमने पहली एग्जिट स्ट्रेटेजी देखी वो ज़्यादातर ब्रेकआउट होते हुए या न्यू पोजीशन जब हम किसी स्टॉक में बनाते हैं वहाँ के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टॉक हो जो कि ब्रेकआउट नहीं दे रहे, वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करते जाए, जैसे कि हमारा यहाँ भारतीय एयरटेल का स्टॉक है, तो उसके अंदर एंट्री लेना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो कोई न्यू हाई ब्रेक ही नहीं कर रहा है। तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ प्रीवियस लो है, जैसे कि मान लें यहाँ पे 900 रुपये पे बना, देन 950 पे बना, देन 1100 रुपये पे बना, देन अब 1200 रुपये पे बना। अब हम इसमें एंट्री कैसे ले, इसमें तो कोई ब्रेकआउट ही नहीं हो रहा। तो उसमें सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे कि एक बार ये नीचे लो बना, यहाँ पे 900 रुपये का लो बना और ये फिर से ऊपर चलने लग गया। अब यहाँ तो हमने एंट्री नहीं ली क्योंकि हमें लगा कि पता नहीं कितना ऊपर जाएगा, लेकिन यार फिर से ऐसा ही मूवमेंट हुआ कि यानी 5-7% नीचे आया फिर ऊपर बढ़ने लगा। तो अब हमने सोचा कि अब इस पोजीशन को हम छोड़ेंगे नहीं और यहाँ पे एक अच्छी एंट्री लेंगे। तो मान लीजिए आपने सोचा कि मैं यहाँ एंट्री लूँगा, यानी कि 27 दिसंबर पे। तो अब इसमें स्टॉप लॉस कैसे रखा जाए? अब ATR का भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ATR यहाँ पे परफेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि ये कोई ब्रेकआउट वाला स्टॉक नहीं है। यहाँ पे हम अलग अप्रोच यूज़ करेंगे। तो अप्रोच हमारी ये रहेगी कि जो इसका प्रीवियस स्विंग था, प्रीवियस स्विंग बोले तो जो नियरेस्ट इसका लो था, उसी के बॉटम पे हम एक लाइन डाल देंगे और यही हो गया हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस। अब ये स्टॉप लॉस की खासियत ये होती है कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी काम करता है। यानी कि समझिए आपने यहाँ पे अपना इनिशियल स्टॉप लॉस रख दिया 964 रुपये का। अब ये यहाँ से बढ़ता चला गया और यहाँ पे ये 1200 रुपये तक पहुँच गया। अब 1200 रुपये पहुँच गया। अब क्या हम इसके 964 तक नीचे आने का वेट करेंगे कि तब जाके एग्जिट ले? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हम यूज़ करेंगे। इसका क्या मतलब हो, जब ये फिर से एक बार नीचे आया और जब इसने ये न्यू बॉटम बनाया तो हमने उस बॉटम को भी मार्क कर दिया। इस बॉटम का अगर हम लो रेंज देखेंगे तो जो 1100 रुपये का है, जो कि टॉप से 100 रुपये नीचे है, लेकिन हमारे प्रीवियस स्टॉप लॉस से तो काफ़ी ऊपर है। अब हमने जब देखा कि ये स्टॉप लॉस को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सिक्योर कर रखा है, कई सारी कैंडल्स यहाँ बनी लेकिन तोड़ नहीं पाए, तो हमें पता चल गया एक बहुत ही अच्छा लो बना है और हमने इसको अब स्टॉप लॉस रख लिया और ये फिर से स्टॉक यहाँ से ऊपर चलने लग गया। तो अब हमारा ये ट्रेल हो चुका है, जो कि प्रीवियस जो हमारा 964 का लो था, एग्जिट था, अब वो 1100 का हो चुका है। तो इस वजह से अब हमारा जो भी प्रॉफिट रहेगा वो एक हद तक ही लॉक रहेगा और वो सारा ड्रॉ डाउन नहीं होगा। तो ये जो स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी रहती है दोनों इनिशियल स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए। अब हम तीसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए सबसे बेस्ट होती है और पर्सनली मेरी फेवरेट है। ये भी एक इंडिकेटर पे बेस्ड है और इसका नाम है पैराबोलिक SAR। इसके बारे में मैंने प्रीवियसली वीडियोस में भी कवर किया है, लेकिन आज आपको मैं फिर से बताता हूँ क्योंकि ये स्ट्रेटेजी है ही इतनी अच्छी। अब मान लीजिए BSE जैसा कोई स्टॉक है जो कि जिसने यहाँ ब्रेकआउट किया और कंटिन्यूसली बढ़ता ही गया। अब आप बहुत खुशकिस्मत थे जो कि आपने इस ब्रेकआउट के ऊपर इसको बाय कर लिया, लेकिन ये इतनी तेज़ी से ऊपर बढ़ा 800 का सीधे 2400 हो गया कि आपको समझ नहीं आया कि इसके अंदर स्टॉप लॉस कैसे रखा जाए, क्योंकि इसके अंदर तो कोई लोज भी नहीं बने। जैसे हमने प्रीवियस चार्ट में देखा कि स्विंग लो बनते गए और हमने वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। तो अब ऐसे चार्ट के अंदर क्या किया जाए? तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है यहाँ पे इंडिकेटर पे आपको जाना है और सर्च करना है पैराबोलिक SAR के अंदर। इसको मैंने फेवरेट कर रखा है इसलिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको हम लगाएंगे तो ये हमारे डॉट्स बन गए। इसकी सेटिंग्स को आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, यही इसका सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको कोई भी चीज़ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब देखिए ये जो डॉट्स हैं यही हमारे स्टॉप लॉस है। इसका क्या मतलब
इनिशियल स्टॉप लॉस हमने इसके अंदर रख लिया अपना, कोई से भी प्रीवियस 2 तरीके से हमने इसके अंदर स्टॉप लॉस रख लिया अपने इस चार्ट के अंदर, और जैसे जैसे ये बढ़ता गया अपने आप ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये ऊपर ऊपर बढ़ते गए। अब जब तक कोई कैंडल इस डॉट के नीचे आके क्लोज ना दे दे, हमारा ये शेयर कंटिन्यूसली हम इसको होल्ड करके ही रखेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट कब हुआ। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री बनी थी अगस्त में, वो कंटिन्यूसली चलता गया और फिर दिसंबर में नीचे आने लगा, और यहाँ आते आते इस वाले डॉट पे, इस पोजीशन पे आके, जो कि था 23 जनवरी की इस कैंडल पे, यहाँ आके हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। यानी कि हमारा टॉप से थोड़ा नीचे आ गया था, जो टॉप हमारा 2500 का था वो 2200 पे आके हमें एग्जिट मिला, लेकिन जो हमारा प्रीवियस इतना बड़ा मूव था वो सारा हम कैप्चर कर पाए। कितना अमेजिंग इंडिकेटर है ये। जब से इसमें ये स्टॉप लॉस हिट हुआ ये काफ़ी वॉलेटाइल हो गया स्टॉक। यहाँ पे आगे इसने फिर से ब्रेकआउट दिया, अब इसमें फिर से एंट्री भी ले सकते हैं, लेकिन 2-3 महीने का जो इसके अंदर वॉलेटिलिटी रही और जो पैनिक रहा उस सब चीज़ों को हमने अवॉइड कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। परसिस्टेंट के अंदर भी यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट आया था करीब 2400 रुपये के ऊपर, और सीधा एक ही तरीके से सीधे 4400 तक पहुँच गया। अब देखिए इसमें कितनी अच्छी तरीके से ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे काम किया और हमें कोई टेंशन नहीं लेनी पड़े। और जैसे ही थोड़ी सी वीकनेस आई इस चार्ट के अंदर, यहाँ पे हमें एग्जिट मिल गया करीब 4100 के अराउंड। अब ये वीकली चार्ट में दिखा रहा हूँ, लेकिन डेली चार्ट में जैसे ही आपको दिखेगा कि ये तोड़ रहा है, उसके अंदर भी आप एग्जिट ले सकते हैं। और उसके बाद से आप देख रहे होंगे 4 हफ्ते से कंटिन्यूसली नीचे ही बना हुआ है। तो सबसे बेस्ट मुझे ये इंडिकेटर इसीलिए लगता है क्योंकि हमें बहुत जल्दी इसमें से एग्जिट मिल जाती है और हमारा बहुत सारा प्रॉफिट सिक्योर हो जाता है। अब जो सीक्रेट टिप की बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अब जब भी आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो अपने रिस्क रिवॉर्ड का ज़रूर ध्यान रखें। इसका क्या मतलब हो, रिस्क रिवॉर्ड के बारे में हमने कई बार सुना होगा, आपने बहुत वीडियो देखी होगी, पर इसका ये मतलब है, मान लीजिए जैसे हमारा स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो 100 रुपये का बन रहा है, जो कम से कम भी मेरा प्रॉफिट उसके अंदर होना चाहिए वो 200 रुपये का होना चाहिए पर स्टॉक में। अब जैसे मैंने सोचा कि ठीक है अब इसके अंदर मैं 100 रुपये का स्टॉप लॉस रखूँ तो कम से कम भी 200 रुपये के प्रॉफिट में निकलूँगा, क्योंकि अगर मेरा कम से कम भी स्टॉप लॉस से डबल नहीं होगा प्रॉफिट तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट होगा ही नहीं अपनी सारी ट्रेडिंग के अंदर। ये रिस्क रिवॉर्ड का रूल होता है जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपके स्टॉक के अंदर 200 रुपये तक जाने की एक फ्री लेन होनी चाहिए, कोई भी रेजिस्टेंस बीच में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं इस परसिस्टेंट की बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे सोचा कि 4000 रुपये का ये चल रहा है और मैं इसके अंदर 300 रुपये का स्टॉप लॉस रख देता हूँ। 300 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए मुझे कम से कम भी 600 रुपये का टारगेट चाहिए होगा। अब अगर 4000 से इसको 600 रुपये का टारगेट जोड़ा जाए तो जो कि होता है 4600 रुपीज़, जो कि करीब करीब हमारा इस लेवल पे आएगा। लेकिन 4500 के अराउंड इसके अंदर एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अब जब यहाँ तक स्टॉक आएगा तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि ये स्टॉक यहाँ पे रुक सकता है। इसलिए जब भी हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर रहे हो तो हमें इसमें टारगेट भी देख लेना चाहिए कि कम से कम भी हमें 1:2 का टारगेट इसमें मिलना ही चाहिए। आइडियली 1:3 to 1:4 का होना चाहिए, यानी जितना भी हमारा स्टॉप लॉस है उससे 3 to 4 टाइम्स का हमें टारगेट मिलना चाहिए। और जितने भी मैंने आज आपको तरीके बताए वो सारे ही इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं और आपको बेस्ट टू बेस्ट आपको रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आपको बहुत जल्दी एग्जिट देता है। तो बताइए, ये हमारी स्विंग ट्रेडिंग की मास्टर क्लास की फाइनल वीडियो है जो कि है जर्नलिंग के ऊपर। जर्नलिंग सुनने में बहुत ही बोरिंग वर्ड लग रहा है, ये ट्रेडिंग में कैसे इतना इंपॉर्टेंट है जिससे हमें रिजल्ट नहीं दिखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये इतना बोरिंग है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं कर रहे, इसीलिए ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि ये एक्स्ट्रा हार्ड वर्क है जो कि कोई भी न्यू रिटेल इन्वेस्टर नहीं करना चाहता, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये इतना पावरफुल है ही क्यों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं जर्नलिंग होती क्या है, वो दिखती कैसे। तो कुछ इस तरीके से एक ट्रेडिंग जर्नल दिखता है, बहुत ही बेसिक है, इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की हुई है। यहाँ पे मेरे कुछ इस साल के ट्रेड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, उस पर फोकस अभी करने की कोई नीड नहीं है, वो मैं कभी आपको तसल्ली से दिखा दूंगा। बट यहाँ पे बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं, हमने क्यों वो स्टॉक लिया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या नहीं हुआ, ये चीज़ें होती हैं बेसिकली हमारी जर्नलिंग के अंदर। अब ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हम हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड लेते हैं तो हमें समझ नहीं आता है, हमें जब रिजल्ट नहीं दिखते तो हमें समझ नहीं आता है कि हमारी गलतियाँ कहाँ रह गई। और उसमें बड़ी बखूबी से एक काम आता है जब हम पलट के देखते हैं कि हमने एक्चुअल में क्या गलतियाँ करी। पोजीशन साइजिंग में गलती थी, रिस्क रिवॉर्ड में गलती थी, या हमारी स्ट्रेटेजी में गलती थी, या स्टॉक पिकिंग में गलती थी, या हम गलत टाइम पे ट्रेड कर रहे थे, ओवर ट्रेड कर रहे थे, अंडर ट्रेड कर रहे थे, क्या एक्चुअल में फ़र्क था, ये चीज़ हमें दिखती है। और जैसे ही हम उस चीज़ को थोड़ा सा भी फिक्स करते हैं हमें ड्रास्टिक चेंज नज़र आते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर।
अब ये करना बहुत ही सिंपल है, लेकिन टायरिंग है, बोरिंग है और इसके ऊपर हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ऐसी लंबी-लंबी वीडियोस देखनी पड़ती है। लेकिन मेरी गारंटी से मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ, अगर आपने जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट किया, आपको बहुत जल्दी ये आपकी ट्रेडिंग में रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। अब हम साथ में एक छोटी-सी ट्रेडिंग जर्नल बनाएँगे और उसका मैं लिंक भी दे दूँगा ताकि आप स्टार्ट कर सकें। बट मैं चाहूँगा कि आप खुद से बनाएँ और अपने हिसाब से उसके अंदर और चीज़ें ऐड करें। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ ज़्यादा या कम लगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ एंड ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, तो वो आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। मैं क्विकली एक स्मॉल आपको बना के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम समझेंगे इसको। अब ये हमारी न्यू शीट है, इसके अंदर मैंने बेसिकली नॉर्मल सा हमारा लेआउट ऐड कर लिया ऑलरेडी। इसको मैं पूरा लिखने की जगह आपको मैंने बस ऐड कर लिया बेसिकली। फर्स्ट है हमारा नंबर ऑफ ट्रेड्स, ताकि हम देख सकें कितने हम ट्रेड्स ले रहे हैं। ये आपके लिए हो सकता है आप डेली ट्रेड्स काउंट करें। अगर आप इंटरडे ट्रेडर है तो आप देख सकते हैं आप दिन में कितने ट्रेड ले रहे हैं, ताकि आपको पता चले कहीं आप ज़्यादा तो ट्रेड नहीं ले रहे या फिर आप कहीं अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ तो नहीं रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है। देन डेट का यहाँ पे कॉलम है, किस तारीख को हमने लिया, ताकि हम बाद में जाके चेक भी कर सकें कि हमारा किस महीने में ज़्यादा हम ट्रेड करते हैं, उस टाइम में निफ्टी कैसी चल रही थी और हमारा पोर्टफोलियो कैसे चला उसके लिए। और इसमें टाइम भी ऐड कर सकते हैं। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने टाइम ऐड नहीं किया, बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ टाइम 100% ऐड आपका होना ही चाहिए। इसके अलावा स्क्रिप्ट या स्टॉक किसके अंदर हमने काम किया। देन क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है, क्वांटिटी का आपको मेजर करना। देन एवरेज प्राइस। अब एवरेज प्राइस क्या होता है कि जब मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर मैं मल्टीपल टाइम्स एक ही स्टॉक को बाय करता हूँ, तो मैं जब नीचे बाय करता हूँ, ऊपर बाय करता हूँ, अलग अलग प्राइसेस बाय करता हूँ, तो उसकी एक एवरेज प्राइस रहती है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन हमारा स्टॉप लॉस, जो कि एट द टाइम ऑफ बाइंग ही डिसाइडेड रहना चाहिए। देन टारगेट, मैंने यहाँ पे टारगेट 1:2 रखा हुआ है। मेरा बेसिक टारगेट इतना ही रहता है, बट मेरे यूजुअली जो ट्रेड्स होते हैं 1:4 तक के रहते हैं। तो आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सबसे कम है, 1:2 आपका होना ही चाहिए मिनिमम, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन लर्निंग, अब ये एक ऐसी चीज़ है, मैंने लर्निंग को बाकी चीज़ों से भी पहले रखा है, क्योंकि जब मैं एक ट्रेड के अंदर एंटर किया या एग्जिट किया, वहीं पे मेरी लर्निंग सबसे पहले ये चीज़ भरी जानी चाहिए। अब इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, उससे पहले हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे एग्जिट डेट एंड प्राइस। देन प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ। देन ये रीज़न हो गया बाय करने का। अब इसका जो पोजिशनिंग है वो आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, बाकी हमें यूजुअली यही सारी चीज़ें इसके अंदर रखनी है। अब ये रीजनिंग हो गया कि हमने स्टॉक के अंदर एंट्री क्यों ली, ताकि हमें पता होना चाहिए कि हमने एंट्री इसके अंदर बनाई क्यों थी। अब कई सारे ट्रेड, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने वीकली ब्रेकआउट देखा, या फिर सपोर्ट देखा आरएसआई के ऊपर, या फिर रीटेस्ट देखा, कई सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं। अब जब मैं प्रीवियसली 2021-22 के अंदर जब ट्रेड किया करता था, तो मैं कई सारे ट्रेड ले लिया करता था अपनी गट फीलिंग के ऊपर, या फिर उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दिया करता था और एडिशन कर दिया करता था, जबकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। 2023 के अंदर मैंने पलट के देखा, तो मैंने देखा कि मैंने 2023 के अंदर काफ़ी सारी ऑप्शन ट्रेड्स गलत ली हुई थी। मैंने कई सारे ऑप्शन ट्रेड्स लिए हुए थे, किसी के अंदर मेरे को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, छोटे लॉस हुआ, पर नेट टू नेट मुझे नुकसान ही हुआ। इससे मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरा पैसा वेस्ट हुआ, और मुझे एक बहुत ही बुरा इसके अंदर एफर्ट मिला, जिसकी वजह से मेरे मेन ट्रेडिंग के ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो ये एक मैंने नुकसान किया, और मैंने नेक्स्ट ईयर इस साल बनाया कि मैं एक भी ऑप्शन ट्रेड नहीं लूँगा अनटिल उसके अंदर एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी मुझे क्यों ना दिख रही हो। अब आ जाते हैं हम जो हम शीट बना रहे थे उसके ऊपर। तो रीज़न हो गया हम क्यों उसके अंदर एंट्री ले रहे हैं, और हर एक ट्रेड का आपका कुछ ना कुछ ठोस स्ट्रेटजी बेस्ड रीज़न होना ही चाहिए। देन आ गया लर्निंग, ये मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट लगता है। हो सकता है कि कई ट्रेड्स के अंदर हमारे ये चीज़ ना हो कि हम उसके अंदर कुछ न्यू लर्निंग ना मिली हो, लेकिन हमें ट्राई करना है कि हम कैसे लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। अब कई बार क्या होता है मेरे साथ भी कि मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ख़त्म होने के बाद मैं देखता हूँ कि इसके अंदर मैंने सब कुछ ठीक किया था, लेकिन फिर भी मेरे प्लान से ज़्यादा स्टॉप लॉस के अंदर कैसे हिट हो गया। तब मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि जब भी रिजल्ट आने वाला होता है किसी स्टॉक का, तब उसके अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, और मेरा जो स्टॉप लॉस अगर मान लीजिए 5% का है, तो उस टाइम वो 5% से भी नीचे जाके बंद होता है, या 10% एक ही दिन में गिर जाता है। तो ये मैंने एक लर्निंग नोट करी थी अपने प्रीवियस ट्रेड्स में से, कि मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी एक बड़ी पोजीशन नहीं बनानी अगर किसी भी स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट कब आने वाला है वो हम ऑलरेडी 1-2 महीने पहले से ही चेक कर सकते हैं। तो इस चीज़ का मैंने ध्यान कैसे रखा कि ये इस ट्रेडिंग। इसके अलावा मैं पोजीशन साइजिंग गलत करता था। मैं हर चीज़ में इक्वल अमाउंट के शेयर खरीद लेता था। 5,000 के ले लिए, 10,000 के ले लिए, जो कि गलत था। अगर मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है तो मुझे उसी हिसाब से कम क्वांटिटी लेनी है, स्टॉप लॉस छोटा है तो उसके हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी भी लेनी है। उससे डरना नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली तो मेरा स्टॉप लॉस उसके अंदर एक फिक्स प्राइस का ही है।
तो ये सारी छोटी 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 हर साल हर महीने हम 1% इंप्रूव करते हैं तो हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो ड्रास्टिकली इंप्रूव होते हैं। और इसी के साथ हमारी ये मास्टर क्लास कंप्लीट हुई। इसके रिजल्ट्स मैं धीरे धीरे पोस्ट करता रहूँगा कि हमने कैसे कैसे बेटर ट्रेड लिया, और आप देखिएगा कि मैं इसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करके अपनी ट्रेड्स कैसे लेता हूँ। आप भी इसके ऊपर ट्रेड लीजिए, देखिए आपको कैसा लग रहा है, बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी सीरीज़। और ऐसे ही आपको लर्निंग लेनी है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियोज़ देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक भी कर सकते हैं।